भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक पूरे राष्ट्र का सपना है और इस सपने के दिल में है एक सुरक्षा कवच, एक ऐसा कोड जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो आज हम इसी अटूट संहिता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये जो शब्द है ना, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। लेकिन ये महज शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। क्योंकि इन्हीं में वो सारे वादे और मूल्य बसे हैं जिनके लिए भारत खड़ा है। और इसकी शुरुआत देखिए, हम भारत के लोग। यहीं से ये साफ हो जाता है कि इस देश की सारी ताकत का स्रोत कौन है, हम सब। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे प्रस्तावना का महान दृष्टिकोण, फिर गणतंत्र को परिभाषित करने वाले मुख्य शब्दों को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे एक बड़ा संवैधानिक टकराव और आखिर में समझेंगे मूल संरचना सिद्धांत को। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, प्रस्तावना का महान दृष्टिकोण, यानी हमारे संविधान की आत्मा। तो ये प्रस्तावना है क्या? देखिए, ये संविधान का एक परिचय है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये उस उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में पेश किया था। जरा सोचिए, आज़ादी से भी पहले ये तय हो रहा था कि हमारा भविष्य का भारत कैसा दिखेगा। ये एक तरह का मिशन स्टेटमेंट था, जो पूरे संवैधानिक ढांचे को रास्ता दिखाने वाले दर्शन को अपने अंदर समेटे हुए है। तो जब प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता, मतलब सारी की सारी शक्ति और अधिकार सीधे भारत के लोगों से आते हैं, किसी राजा, रानी या किसी बाहरी ताकत से नहीं। हमारे संविधान को असली ताकत हमसे, यानी भारत के नागरिकों से मिलती है। चलिए अब प्रस्तावना में इस्तेमाल हुए कुछ सबसे जरूरी शब्दों को और करीब से देखते हैं। यही शब्द हैं जो हमारे गणतंत्र के पूरे दृष्टिकोण को बनाते हैं। सबसे पहला शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, चाहे हमारी विदेश नीति हो या देश के अंदर के कानून। कोई भी दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि क्या करना है। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। अगला है समाजवादी, यानी सोशलिस्ट। अच्छा, ये शब्द 1976 में जोड़ा गया। अब यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। भारत का समाजवाद सोवियत संघ वाला नहीं है, जहाँ सब कुछ सरकार का होता है। नहीं, ये एक यूनिक भारतीय मॉडल है, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसका मकसद है गरीबी और असमानता को कम करना, लेकिन निजी व्यापार को साथ लेकर, उसे खत्म करके नहीं। यही है मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। फिर आता है पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई किसी भी मजहब को माने या ना माने, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 इसी आज़ादी की गारंटी देते हैं। और हाँ, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, ये तो हम सब जानते ही हैं। मतलब लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। हर 5 साल में जब हम वोट देने जाते हैं तो हम इसी लोकतांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। और आखिर में बंधुत्व, यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। शायद ये सबसे अहम लफ्ज है। ये वो इमोशनल गोंद है जो हमारे इतने बड़े और अलग-अलग संस्कृतियों वाले देश को एक साथ जोड़े रखता है। सच कहूं तो इसके बिना न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द खोखले रह जाते हैं। यही भावना सुनिश्चित करती है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें और एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। लेकिन इन ऊंचे आदर्शों को बनाए रखना इतना आसान नहीं था। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा संघर्ष सामने आया, एक संवैधानिक टकराव। एक तरफ थी संविधान को समय के साथ बदलने की शक्ति और दूसरी तरफ थी इसके मूल आदर्शों को बचाने की जरूरत। ये देश के अस्तित्व के लिए एक खतरा था। और इस टकराव से एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि क्या प्रस्तावना, जिसमें ये सारे महान आदर्श लिखे हैं, वो कानूनी तौर पर संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। कुछ समय के लिए इस सवाल पर एक गहरी अनिश्चितता बनी रही। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की सोच में एक नाटकीय मोड़ आया। 1960 के बेरूबारी यूनियन मामले में अदालत ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन फिर
13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया गया। अदालत ने मजबूती से ये स्थापित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। अच्छा, जैसे ही ये तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को इसमें बदलाव करने की ताकत देता है। तो सवाल ये था कि अगर संसद कुछ भी बदल सकती है, तो क्या वो लोकतंत्र या पंथनिरपेक्षता जैसे आदर्शों को भी बदल सकती है? क्या इस शक्ति की कोई सीमा है? और इसी गंभीर सवाल के जवाब में संविधान के संरक्षक के तौर पर न्यायपालिका एक ऐसा ऐतिहासिक समाधान लेकर आई जिसे आज हम मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक फायरवॉल है। ये सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो घर की नींव को नहीं हिला सकती। वो संविधान की बुनियादी या मौलिक विशेषताओं को यानी उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। ये सिद्धांत कोई रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे दशकों की कानूनी खींचतान है। देखिए, 1951 में अदालत ने माना कि संसद की शक्ति असीमित है। फिर 1967 में गोलकनाथ मामले में पासा पलट गया और कहा गया कि मौलिक अधिकारों को नहीं छुआ जा सकता। ये एक पेंडुलम की तरह था जो एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहा था। आखिरकार 1973 के केशवानंद भारती मामले में एक संतुलन बनाया गया और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। और 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले ने इस सिद्धांत को और भी मजबूत कर दिया। ये सिर्फ भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भारतीय संवैधानिक कानून का दुनिया के लिए सबसे बड़े योगदानों में से एक माना जाता है। कई दूसरे देशों ने भी अपने संविधानों की रक्षा के लिए इस विचार से प्रेरणा ली है। तो इस अटूट संहिता में आखिर है क्या? इसमें हमारे लोकतंत्र के मूल स्तंभ शामिल हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता यानी सबसे ऊपर संविधान है, सरकार की शक्तियों का बंटवारा, एक आज़ाद न्यायपालिका। इसके साथ ही भारत का पंथ निरपेक्ष और संघीय ढांचा भी इसकी मूल संरचना का हिस्सा है। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें अब कोई भी बदलाव खत्म नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान की नींव है। और ये सब हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है कि एक संविधान समय के साथ बदलने की अपनी शक्ति और अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाता है। यही वो नाजुक संतुलन है जिसे भारत की संवैधानिक यात्रा आज भी साधने की कोशिश कर रही है।